हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो रिवीजन पॉइंट्स होंगे उनको भी बताया जाएगा, जो रिलेटेड स्टैटिक्स होंगे उनको भी बताया जाएगा और साथ ही साथ करंट अफेयर तो डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया ही जाएगा। यानी आज की वीडियो से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में भी आएंगे और उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको आप रिवाइज भी कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। 5.5 लाख सब्सक्राइबर हम लोग आज पूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी को, पूरे एमजेटी परिवार को दिल से बधाई, दिल से थैंक यू और धन्यवाद। आपका भी चैनल है, आपको भी बधाई। इसीलिए ठीक है, शुरू करते हैं कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। इसके अलावा सितंबर 2023 में यूएनजीए की अभी हाल ही में 78वीं बैठक आयोजित हुई है और रायगढ़ा साल और कोरापुटा कालाजीरा चावल इसको मिला है जीआई टैग। ये है उड़ीसा का प्रोडक्ट। मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीत लिया है प्रवीणा अंजना ने और मून मैन ऑफ इंडिया नाम से मशहूर रहे एम अन्नादुराई, इनको अभी हाल ही में एसएस इनोवेशन ने अपना नियुक्त किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। पहला बैसाख जो है ये अब बंगाल राज्य स्थापना दिवस के नाम से मनाया जाएगा। जटायु क्रूज सेवा ये अयोध्या में शुरू हो चुकी है। इसके अलावा वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने 3 गोल्ड सहित कुल 11 मेडल जीते हैं। लगातार दूसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश होने का खिताब जीत लिया है स्विट्जरलैंड ने। इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो है ये चेन्नई इंडिया में आयोजित होने वाला है। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि क्विक रिवीजन से आप पिछली चीजें भूलते नहीं हो। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर, लेकिन आपको उससे पहले बता दूं इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज भी भेजी जाती है। ये सब आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में किसे G20 में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? बहुत बड़ी न्यूज रही, बहुत बड़ी डेवलपमेंट रही कल। G20 में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अब ये G20 में एक मेंबर क्योंकि शामिल हुआ है, तो यानी कि अब ये G20 से G21 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? G21 कहलाएगा। शामिल कौन हुआ है? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन ये एक यूनियन है, जैसे यूरोपियन यूनियन सुनते हो ना, यूरोपियन यूनियन भी मेंबर है G20 का। ठीक है, G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो इस प्रकार से 20 मेंबर्स का ग्रुप है कह सकते हैं। वो भी एक मेंबर के रूप में है यूरोपियन यूनियन, तो 20 मेंबर के रूप में है तो G20 कहते हैं। अब इसे G21 कहेंगे। क्यों? क्योंकि भारत ने अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया है, जिसके अंतर्गत आते हैं 55 देश। 55 देश अफ्रीकन यूनियन में आते हैं, तो इसको शामिल करना G20 में समझ लो बहुत बड़ी बात है ये, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। इसको लेकर के यहाँ जो अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो आकर के गले लगे पीएम मोदी के। ठीक है, तो फिलहाल ये शामिल हो गया है। अब G21 कहिएगा, G21 कहिएगा। G20 के बारे में आज वीडियो आएगी। हो सकता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हो सकता है कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में हो। ठीक है, जो भी फॉर्मेट में होगा पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन होगा। आज भी इस वीडियो में भी मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा। तो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं कौन? अजाली असोमनी, जो जाकर अभी गले मिल रहे थे। तो अस्थायी सदस्यता मिल गई है, 55 देश इसमें शामिल हैं। भारत में 9 और 10 को यानी कि कल हुआ और आज G20 समिट हुई। G20 इस समिट को, क्योंकि ये समझ लो दुनिया की सबसे बड़ी समिट्स में से एक मानी जाती है, इसमें दुनिया भर के 20 ताकतवर देशों के लीडर्स आते हैं। अब ये 20 ताकतवर देशों के लीडर्स आएंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था करना, होटल्स वगैरह, मतलब ऐसा प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए ना, तभी ना आप मेजबानी कर पाओगे। ये व्यवस्था लगाने में भी हम लोग कई साल लगा दिए हैं। इसी वजह से आप देख रहे हो साल भर से पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। भारत बहुत ही अच्छे तरीके से मेजबानी किया है। इस बार की मेजबानी इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली डिक्लेरेशन आया है उसमें 73 मुद्दों को शामिल किया गया है। अब देखो दिल्ली डिक्लेरेशन, इस पर मैं आपको कल वीडियो लूंगा, कल मतलब क्वेश्चन लूंगा और अच्छे से बताऊंगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जो हैं उनको मैं आपको उसमें से हाईलाइटेड पॉइंट्स बताऊंगा। इसको एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, या कहें कि डिक्लेरेशन होता क्या है? जब भी कोई समिट होती है ना, तो समिट में कुछ मुद्दों पर चर्चा होती है भाई, इसीलिए तो समिट होगा कि आएंगे लोग, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे कि इस मुद्दे का डिक्लेरेशन क्या निकला, मतलब
इस समिट का समझ लो कि कंक्लूजन क्या निकला, या इस समिट का उद्देश्य क्या था और वो पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, क्या क्या चीजों पर सहमति जताई सभी लोगों ने। तो यहाँ पर जो दिल्ली डिक्लेरेशन आया है ना, ऐसे 73 पॉइंट्स हैं जिन पर लोगों ने सहमति, सभी देशों ने सहमति जता दी है, और ये बहुत बड़ा है। आज तक के समिट के इतिहास में कभी भी कोई 36 से ज्यादा डिक्लेरेशन पर कभी हुआ ही नहीं। 2022 वाला जो हुआ था ना इंडोनेशिया में, उसमें 27 डिक्लेरेशन थे, ठीक है ना। उसमें जो इंडोनेशिया डिक्लेरेशन आया उसमें 27 मुद्दे थे। उसके पहले जो हुआ था उसमें 36 थे, ठीक है। लेकिन कभी भी इतना नहीं, आप सोचो कि कितना, लगभग 3 गुना के आसपास में है, ठीक है। 73 से ज्यादा ये हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। G20 ग्रुप ऑफ 20, इसकी स्थापना तो 1999 में ही की गई थी, ठीक है ना। इसमें मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि 1900 देश हैं, 19 देश हैं, प्लस एक क्या है, प्लस एक है यूरोपियन यूनियन। लेकिन अब क्या जुड़ गया है, अफ्रीकन यूनियन, यानी ईयू और एयू, ठीक है। ईयू और एयू भी जुड़ गया है, तो 19 देश प्लस ईयू प्लस एयू जुड़ गया है। व्लादिमीर पुतिन साहब नहीं आए थे, सी जिनपिंग क्या कहते हैं, ये भी नहीं आए थे, ठीक है। इसके अलावा 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज को या कहें कि इनवाइट किया गया था उनको, कि वो मेंबर नहीं थे, नॉन मेंबर थे, उनको भी इनवाइट किया गया था, आए थे वो लोग भी। 9 और 10 सितंबर को हुआ, भारत मंडपम में हुआ, जो प्रगति मैदान था वहां पर एक खूबसूरत सा भारत मंडपम बनाया गया है, आप सबको पता है, इस पर भी बताया गया है कई बार आपको। और उसके सामने अभी नटराज जी की मूर्ति भी बनाई गई, स्थापित की गई। G20 की मेजबानी भारत ने की। इस बार संस्करण कौन सा था, 18वां नंबर का संस्करण था, 18th एडिशन था इस बार का, ठीक है। पिछली बार की मेजबानी किसने की थी, इंडोनेशिया ने की थी। अगली बार कौन करेगा, अगली बार ब्राजील करेगा, अगली बार कौन करेगा, ब्राजील करेगा अगले सत्र की मेजबानी। थीम बहुत पूछा जाएगा आपसे, थीम को लेकर के, क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई थी, तो थीम क्या रखी गई है, थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम, ठीक है। यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। ये थीम है, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़े अब। अगला, हाल ही में, अच्छा, G20 भारत में मेजबानी किया, G7 किसने किया है, जापान ने किया है, SCO किसने किया है, भारत ने किया है, क्वाड किसने किया है मेजबानी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, COP28 किसने किया है, UAE ने किया है, ठीक है ना। ये मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं, वही परसों बताया था आपको, इसीलिए लिख नहीं रहा हूं। आगे, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। तो देखो, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पेंशन और इनको ओबीसी का दर्जा दिया है झारखंड ने। किसने, झारखंड ने। तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है ना, ये अब पेंशन भी पाएंगे, मासिक पेंशन पाएंगे, कितना, 1000 रुपए प्रति महीना। इसके बाद ओबीसी का दर्जा इनको दिया गया है, ठीक है। यानी अदर बैकवर्ड कैटेगरी में रहेंगे, तो अदर बैकवर्ड कैटेगरी में आने से जो जो सुविधाएं, जो जो जगह जगह पर जहां जहां पर आरक्षण रिजर्वेशन उनको मिलता था, वो इनको भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये लोग डांस वगैरह भी कर रहे हैं। तो फिलहाल ये चीजें हैं, तो सब कुछ तो बता ही दिए। पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड आया है, तो झारखंड पिछले दिनों में कौन कौन सी योजनाओं को लेकर के चर्चे में रहा, इसको देख लेते हैं। तो अभी इसने आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार नाम से एक योजना शुरू की। ब्लॉकचेन प्रणाली से किसानों के बीज वितरित करने वाला पहला राज्य बना। ब्लॉकचेन सिस्टम से किसानों को बीज वितरित करने वाला पहला राज्य कौन है, यही है। नए राज्यपाल अभी बनाए गए हैं, CP राधाकृष्णन, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। यहाँ के CM कौन है, यहाँ के CM है हेमंत सोरेन। किस पार्टी से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। किस पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से CP राधाकृष्णन ये नए बनाए गए हैं, ठीक है। झारखंड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखो, झारखंड जो है ना, ये देखो, झारखंड जो है ये अलग हुआ था बिहार से। कब अलग हुआ था, झारखंड 28वां राज्य बना था, 28th ये स्टेट बना था। बिहार से अलग हुआ था, ये 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 को। 27वां राज्य उत्तराखंड बना था, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और उसके बाद फिर 28वां राज्य बिहार से अलग हुआ था ये। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, उसके बाद 15 नवंबर, ये तीनों राज्य 15 दिन के अंदर अलग अलग हुए थे, ठीक है ना, सन 2000 में। तो ये 28वां राज्य बना था। हजारीबाग झील है, राजा तालाब है, तोप चांची झील है ये। बेतला नेशनल पार्क, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। लोक नृत्य में संथाल, झूमर, पैका, फगुआ, छाऊ, भजार, सरहुल, ये सब होते हैं, ठीक है। ये अपना बॉर्डर वेस्ट बंगाल से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और इधर उत्तर प्रदेश से भी लगाता है। क्लियर। 24 जिले हैं, 81 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 सीटें यहां से जाती हैं। रांची यहाँ की राजधानी है, और मैंने आपको ज्योग्राफी क्लास में बताया हुआ है कि भारत की इकलौती ऐसी राजधानी कौन सी है जिस पर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो राजधानी वो कौन सी है, रांची। झारखंड के रांची से
ऊपर से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा, पूछे जाएगा कि कर्क रेखा भारत की किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है। ठीक है, और सांची में अभी सोलर सिटी बनाई गई है, आपको पता ही होगा। उसमें मैंने एक लाइन डाली हुई थी उस दिन की वीडियो में कि सांची को ही क्यों चुना गया, क्योंकि वो कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, अगला, लेकिन चूंकि सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन राजधानी तो है नहीं, राजधानी यहाँ पर पूछ रहे हैं तो रांची बताएंगे आप। ठीक है, सांची रांची दोनों अलग अलग। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल का शुभारंभ किया गया? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल का शुभारंभ किया है किसने? गोवा के राज्यपाल ने। क्यों? क्योंकि गोवा में ही तो होने वाला है 37वां राष्ट्रीय खेल। गोवा में होने वाला है, अगले महीने से होगा नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो इसका राज्यपाल ने वहां के, जो कि पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं, इन्होंने इसकी मसाल का शुभारंभ किया है। मस्कट वगैरह तो पहले भी लॉन्च किया जा चुका था। अब साथ ही साथ इन्होंने थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया और इस थीम सॉन्ग में आवाज दी है अमिताभ बच्चन ने। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा, ये 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होगा। कुछ ही दिन पहले जो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने मोगा नाम से इसका मस्कट लॉन्च किया था, शुभंकर लॉन्च किया था मोगा नाम से। ठीक है, ये याद रखिएगा। पिछला वाला कहां पर हुआ था? पिछला वाला कहां पर हुआ था आयोजन? पिछला वाला हुआ था गुजरात में। 36वां नेशनल गेम कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है ना, और उसका मस्कट क्या था? इसका मस्कट क्या था अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सवज। क्या था? सवज। क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब गोवा के बारे में जान लो। गोवा अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत ही छोटा सा एक राज्य है गोवा। 2 ही जिले हैं यहाँ पर। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पर देखो 2 जिले हैं, विधानसभा में 40 सीट, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, पणजी इसकी राजधानी है। गोवा पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में रहा था, इसको देख लो। देखो गोवा जो है ना, एक तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही इसके जो गवर्नर थे उन्होंने 3 पुस्तकें लॉन्च की, हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट, एंटे प्रिया कविता काल। ये तीनों पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, इसे अभी लॉन्च किया गया। ठीक है ना, इसके अलावा फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट करने वाला पहला राज्य अभी गोवा बना था। गोवा बेबिंका हलवा और गोवा मनकुराड आम, इन दोनों को अभी जीआई टैग दिया गया था। गोवा के जो कोला मिर्च होता है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में छोटे वाले राज्यों में गोवा टॉप पर रहा था, और वैसे ओवरऑल में बड़े राज्यों में टॉप पर कौन रहा था? तमिलनाडु रहा था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में भी ये टॉप पर रहा था। इसको नीति आयोग ने जारी किया, इसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, देखो छोटे राज्यों में ना ये राजा बनकर रहता है, बड़े राज्यों में लोग चेंज होते रहते हैं टॉप पर, लेकिन गोवा जो है छोटे राज्यों में ये टॉप पर बना रहता है। ठीक है, तो ये गोवा रहा। आगे बात करते हैं भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण, इसका 21वां संस्करण कहां पर हुआ? तो देखो वरुण का 21वां संस्करण अरब सागर में हुआ है। ये जो 21वां संस्करण है ना, ये 2 स्टेज में हुआ बेसिकली। पहला स्टेज इसका जनवरी में हुआ था और ये सेकंड स्टेज है जो अब हो रहा है सितंबर में। तो ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, 21वां इसका एडिशन है, अरब सागर में हो रहा है। ये 1993 से शुरू हुआ था, लेकिन वरुण नाम पड़ा इसका 2001 में। पिछले दिनों में, अच्छा एक चीज और, पहले ये जान लो भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से होते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में अगर पूछे कौन कौन से होते हैं सैन्याभ्यास, तो आप कहेंगे वरुण होता है, गरुण होता है, इसके अलावा शक्ति नाम का होता है, इसके अलावा एक होता है फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स, ठीक है ना, फ्रिंजेक्स मतलब फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये 4 जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब पिछले दिनों में कौन कौन से हुए हैं सैन्याभ्यास, इनको देख लीजिए। अभी त्रिशूल नाम से भारतीय थल सेना ने किया था चाइना और पाकिस्तान की सीमा पर। ठीक है, नजर बनाए रखने के लिए। असिंडेक्स जो है भारत ऑस्ट्रेलिया, ये इसके बीच में हुआ, सिडनी में हुआ। ब्राइट स्टार ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ये मिस्र में हुआ। तरंग शक्ति जो है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, लेकिन भारत इसको करेगा 2024 में, डिले हो गया है, मल्टीनेशनल है, लेकिन वो लोगों ने कहा कि अगली साल करो। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में हुआ, दुबई में। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड मेंबर्स के बीच में होता है, ऑस्ट्रेलिया में, भारत जापान यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तलिस्मान सेबर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमास कैनबरा पर हुआ। नॉर्थ इंटरैक्शन रूस और चाइना के बीच जापान सागर में हुआ। सुरक्षा बॉन्ड जो है ये चीन रूस और ईरान के बीच ओमान की खाड़ी में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साल्वेक्स जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में कोच्चि में हुआ। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला फैशन ब्रांड डब्लू, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई? तो देखो डब्लू की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है अनुष्का शर्मा।
ठीक है। अनुष्का शर्मा जो हैं ये डब्लू की ब्रांड एम्बेसडर है। डब्लू नाम का एक ब्रांड है जो कि विमेन फैशन ब्रांड है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर होंगी, इसको प्रमोट करेंगे। अच्छा, इनके बारे में मुझे आज पता चला, अनुष्का शर्मा जो है ना ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। अयोध्या ये हमारे पड़ोस में है, बिल्कुल पड़ोस में। तो 2008 में ये जो है आदित्य चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से डेब्यू की थी, और उसके बाद फिर चीकू भैया की ये वाइफ बन गई हैं। फिलहाल यहाँ पर देखो कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के नाम है जो पिछले दिनों में चर्चे में आए। स्वराज ट्रैक्टर ने MS धोनी को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर, और एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड अभी लॉन्च किया गया जिसमें संजीव कपूर को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। इन्फोसिस ने राफेल नडाल को और साथ ही साथ ईगा स्विएतेक का नाम भी यहीं पर ऐड करा लो। ईगा स्विएतेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इनको भी इन्फोसिस ने बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। हेल्दी UR के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बनाए गए हैं। BPCL ने राहुल द्रविड़ को बनाया। प्लग की करीना कपूर खान। ICC विश्व कप के शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हैं, और एसिस इंडिया की श्रद्धा कपूर है। रिलायंस तीरा ने सुहाना, कियारा और करीना को बनाया है। इप्सॉन इंडिया रश्मिका मंदाना। रेंगलर की ये स्मृति मंदाना। जेबोनिक्स ने ऋतिक रोशन को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। अगला, किस उपन्यास ने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करते हुए सबसे अधिक पुस्तक लॉन्च करने का इतिहास बनाया? तो दोस्तों अभी अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये जो पुस्तक है ना इसने 67 बार लॉन्च होकर के ये पुस्तक 67 टाइम्स लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। 2-4 बार तो मैं ही बता चुका हूं वीडियो में। तो 67 बार ये लॉन्च होकर के सबसे ज्यादा बार लॉन्च होने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ली है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है अजय टू योगी आदित्य नाम की इस पुस्तक का नाम। ये पुस्तक को लिखा किसने है? इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। ये हैं, दिख रहे हैं शांतनु गुप्ता, ठीक है। तो इन्होंने इसे लिखा हुआ है। 67 स्थानों पर ये लॉन्च हुआ और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी, इनका ओरिजिनल नाम अजय कुमार बिष्ट है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, मतलब कि वैसे पैदाइश इनकी वहां की है। इनके जीवन पर आधारित है ये पुस्तक कि कैसे ये अजय से योगी आदित्यनाथ बने, ठीक है। तो ये पुस्तक है और इस पुस्तक ने रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारी भी पुस्तक है, ये पुस्तक नहीं ई-बुक है। बहुत लोगों को कल मैंने देखा दिन भर में, कल पता नहीं क्यों कल कम से कम 10 से 20 कमेंट ऐसे आए कि सर ये बुक घर पे कैसे आएगी। ये भाई बुक नहीं है, ये ई-बुक है। ई-बुक मतलब ही होता है ई-बुक, ई मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बुक, ठीक है, मतलब सॉफ्ट कॉपी है, ये PDF फॉर्म में रहती है। और ये इसकी प्राइस मात्र 20 रुपए है। 20 रुपए में आप एप्लीकेशन से इसे ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने यार दोस्त के पास भी लेने के बाद, ठीक है। पढ़ने के लिए बस एक बार के शेयर करना, अगली बार कहना खुद से खरीदें। तो करंट अफेयर जो है ये हिंदी और इंग्लिश अवेलेबल है दोनों लैंग्वेज में, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ गई है और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। एक बार पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा, आपको बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है ना। इस हिसाब से पूरा एक्सप्लेनेशन, रिवीजन और स्टैटिक पॉइंट्स भी रिलेटेड बताए गए हैं, ठीक है। तो ये ई-बुक आपको MZT ऐप पर प्राप्त होगी, वहां से लीजिए। साथ ही साथ जो पेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग UP SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास ऑफर है, 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर आप लोग की रिक्वेस्ट पर अनलॉक कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। जो लोग UP SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 45 दिन बचे हैं, और अगर आप चाहते हो जबरदस्त तरीके से तैयारी करना पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल वैसे ही जैसा पूछा जाता है एग्जाम में, उस हिसाब से आप स्कोर कर पाओ, तो आप UP SSC का पेट बैच हमारा ज्वाइन करो। और उस बैच में ज्वाइन करने वाले जो भी है ना, देखना उनका स्कोर इस बार कितना आता है, ठीक है। जबरदस्त तरीके से तैयारी की जा रही है, कराई जा रही है, कंप्लीट बैच है वो, आप इसको ले सकते हैं MZT ऐप पर जाकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्रचार हो गया। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस मोबाइल ऐप का अनावरण किया? तो केंद्र सरकार ने G20 इंडिया मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, इसे लॉन्च किया है। ये है G20 इंडिया मोबाइल ऐप। क्यों लॉन्च किया गया भैया? अगर मान लो किसी को G20 के बारे में समझना है, या फिर G20 में क्या क्या चीजें आई, क्या क्या घोषणाएं हुई, किस किस लैंग्वेज में है, ये सब के बारे में अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो इस ऐप का सहारा ले सकता है। ये 10 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें जापानी, पुर्तगाली, जर्मन, हिंदी ये सभी हैं। तो इसको खास करके इंडियंस के लिए नहीं, क्योंकि इंडियंस तो सब कुछ लगभग जान ही गए हैं। इनको विदेशियों के लिए सब कुछ उनके लिए सहूलियत के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे उनको जानकारियां मिल सके। विदेश मंत्रालय ने इसे ऐप को बनवाया है और उसके बाद इसे लॉन्च किया गया है, G20 इंडिया मोबाइल ऐप, ठीक। पिछले दिनों में भी बहुत सारे ऐप आए थे
जैसे एएसआई ने अभी इंडियन हेरिटेज ऐप लॉन्च किया, इस्कॉन ने अभी ट्रांसेंड नाम से ई लाइब्रेरी ऐप लॉन्च किया, दिल्ली नगर निगम ने एनसीडी 311 लॉन्च किया, यस बैंक ने आइरिस मोबाइल लॉन्च किया, इनक्वाइस ने समुद्र ऐप लॉन्च किया, भारत सरकार ने फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया और एनएचएआई ने अभी राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा मृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वास शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। लोग आत्महत्याएं क्यों करते हैं? कभी कभी लोगों को डिप्रेशन का शिकार, ये तो एक नया आ गया है चोचलागिरी, ठीक है ना, हम लोग के गाँव में दो डंडा मारो सब सही हो जाते हैं। तो लेकिन और भी जो कारण होते हैं, जैसे कि कभी कभी कोई ऐसा फील करता है कि बहुत ज़्यादा हमारी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी ये वायरल हो गई, ये वीडियो वायरल हो गई, फोटो वायरल हो गई, या ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है। या कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा लोन में डूब जाता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में डूब गया रहता है। या फिर कभी कभी सिचुएशन कुछ भी हो जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो जाता है, कभी किसी की इंसल्ट हो जाती है, बहुत सारे रीजंस हैं अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के। उन रीजंस की वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पर ना मात्र 10 मिनट के लिए या फिर कोई अगर 5 मिनट के लिए कोई व्यक्ति अगर उससे बात कर लेना, तो शायद उसके मन में ये जो ख्याल आया हुआ होता है आत्महत्या का या सुसाइड करने का, वो शायद टल जाए। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी आती है कि बस 1-2 मिनट में डिसीजन लेना होता है, वो उस 1-2 मिनट के अंतर्गत ये चीज़ें होनी होती है। अगर उस टाइम पर 1-2 मिनट के लिए कोई अगर उसका दिमाग थोड़ा-सा डाइवर्ट कर दे, तो फिर वो नहीं सोचेगा, या फिर उसको कुछ ऐसी चीज़ें बता दे कि क्या महत्व है भाई जीवन का, ठीक है? तो फिलहाल जो भी है, थीम है इस बार की क्या, ये पिछले 3 सालों से थीम यही है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, एक्शन के जरिए आशा पैदा करना। फिलहाल इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा ये मनाया जाता है और इसके और डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। कुछ और प्रमुख दिवस हैं सितंबर महीने के अभी तक जो आए हैं। विश्व नारियल दिवस 2 को मनाया गया, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया, 5 को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। आगे, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? तो डिजिटल किराया भुगतान के लिए अभी ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है एसबीआई ने। एसबीआई की ही संस्था है एसबीआई कार्ड्स, उसने लॉन्च किया है इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये क्या करेगा? ये अगर आप बस में, ट्रेन में, मेट्रो में सफर कर रहे हो, तो इसकी मदद के इस कार्ड की मदद से आप आराम से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, किराया वगैरह पे कर सकते हो। आने वाले टाइम पर सब लोग डिजिटल हो ही रहे हैं। आज के टाइम पर मैं अगर अभी आपको जेन्युइन रीजन बताऊं, मैं खुद जो है इतना ज़्यादा यूपीआई का इस्तेमाल करता हूं कि पर्स लेकर नहीं चलता हूं। सिर्फ कहीं अगर जब बाहर जाना होता है ना, तो सिर्फ ऑटो वालों को देने के लिए ही कैश लेना पड़ता है मुझे। और यही बार बार सोच करके भी समस्या होती है, बार बार में दिमाग में यही आता है कि भैया यहाँ पर कब शुरू होगा ये सब चीज़ें, इनको शुरू कर देना चाहिए अब, ठीक है। अब तो छुट्टे की झकझक खत्म करो करके पेटीएम ने कैंपेन भी चला दिया है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ कहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। मैं तो मतलब समझ लो कि 90% यूज कर रहा हूँ यूपीआई हर जगह पर, और सिर्फ मुझे किराया देने के लिए यूज करना पड़ता है कैश, और बाकी सब जगह हो जाता है यहाँ पर लखनऊ में काम, ठीक है। ई कॉमर्स भुगतान के लिए सब जगह किया जाएगा अब आने वाले टाइम पर। ये तो एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं अभिजीत चक्रवर्ती। अभी मैंने इन्हीं के बारे में बताया था, आरम नाम से इन्होंने एक प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया था, एसबीआई कार्ड ने ही, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। हाल ही में भारत सरकार ने संवादात्मक भुगतान के लिए निम्न में से किस पहल का अनावरण किया? ये बहुत जबरदस्त है। ये मतलब मैं सोच ही रहा था एक दो साल पहले कि शायद ऐसा हो जाए, शायद लोग बोल के पेमेंट कर पाएं, कि जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 रुपए मैंने आपको दिए, तो 10 रुपए आपके पास चले जाए। यही कॉन्सेप्ट देखो अब शुरू हो गया है। हेलो यूपीआई नाम से एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हेलो यूपीआई नाम से एक पहल शुरू किया है। इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे लॉन्च किया गया है, और भारत बिल पे कनेक्ट भी लॉन्च किया गया है। इसके थ्रू होगा क्या, लोग बोल करके पेमेंट कर पाएंगे। कैसे? जैसे आप सुनते हो ना, ओके गूगल सर्च ऑन यूट्यूब, या ओके गूगल ओपन यूट्यूब, आप ओके गूगल बोल करके कुछ काम करवाते हो गूगल से, ऐसे ही हेलो यूपीआई बोल करके आप पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। आपकी वॉइस जो है वो एनपीसीआई के द्वारा पहले रिकॉर्ड की जाएगी, उसको बढ़िया से रीड किया जाएगा, समझा जाएगा, और फिर उसके बाद फिर हेलो यूपीआई बोल करके आपसे पेमेंट आपके यूपीआई ऐप से हो सकेगा, ठीक है। भारत बिल पे कनेक्ट ये शुरू किया गया है।
ये बिल वगैरह को पेमेंट कराएगा। और ये एक प्रकार से एक समझ लो कि वॉइस असिस्टेंट होगा, जैसे एलेक्सा वगैरह है ना, तो उसको आप बोलोगे, ऐसे वॉइस असिस्टेंट होगा, उसको आप बोलोगे और फिर वो आपका बिल पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये दो चीजें शुरू की गई है, हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट। ठीक है, तो इसको शुरू किसने किया है? एनपीसीआई करेगा, क्योंकि एनपीसीआई का ही तो प्रोडक्ट है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के तो सब प्रोडक्ट है, इसी का प्रोडक्ट है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसी का पेमेंट इसी का प्रोडक्ट है रुपे। रुपे जो आप कार्ड वगैरह यूज करते हो, डेबिट कार्ड वगैरह, रुपे, ये दोनों ही प्रोडक्ट इसी का है। इसी का ही प्रोडक्ट है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, इन सब का फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखो आप, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रुपए का तो फुल फॉर्म नहीं है, भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलो, तो ये तो थे 10 क्वेश्चन आज के। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें समझ में आया कि नहीं। टेलीग्राम ग्रुप है अपना एमजेटी एजुकेशन, इसे जाकर के ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर भी पीडीएफ और बहुत सारी चीजें पड़ी भी हुई हैं और उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो और नई नई भी आती रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, क्या पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्टकृत ग्राम पंचायत कौन सा है? तो आपने बताया पुल्लमपारा ग्राम पंचायत, बहुत सही। कहां पर है? केरल में है। इसके बाद सांची जो है ये फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया है। मोढेरा जो है ये फर्स्ट 100% सोलर ऑपरेटेड गांव है, विलेज है। इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। संजीवनी योजना निम्न में से किस राज्य की योजना है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है किस राज्य के सलेम सागो साबूदाने को जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? दोनों ही क्वेश्चन कल की वीडियो में बताए गए हैं। अगर आपने कल की वीडियो ध्यान से देखी होगी तो जरूर ही आप आंसर कर पाओगे। आंसर करने के साथ कोशिश किया करो, रिलेटेड पॉइंट्स भी आप लिखा करो, जिनके ज्यादा डिटेल रहेंगे मैं उनको हट दूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करने वाले ऑफर का फायदा उठाइए। जाइए, वहां पर ऑफर के लिए कूपन कोड वगैरह लिखा गया है यूपी पेट 50, आप उस कोड को यूज करके डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।